हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक में प्रथम खंड को। किसके? प्रथम खंड के 1600 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कितने क्वेश्चंस करेंगे हम? 1600 क्वेश्चंस को इसमें हम सॉल्व करेंगे। आज इस वाली वीडियो में तो हम 200 क्वेश्चंस करेंगे। इसकी पूरी सीरीज होगी 1600 की। यदि आपको 1600 क्वेश्चन एक साथ चाहिए, आपके एग्जाम जल्दी हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए, एग्जाम की डेट बता दीजिए। हम आपके लिए पूरे 1600 क्वेश्चंस की लिंक सेंड कर देंगे। पूरे जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ, मतलब आपके लिए पूरी लिस्ट एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में डेक्स रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने के लिए लक्षित किया गया है। तो राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम और उपचार करने के लिए किसको लक्षित किया जाता है? तो जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए लक्षित किया जाता है। पहला वैज्ञानिक रूप से विकसित टीका कौन सा हो जाएगा? पहला ऐसा कौन सा टीका है जो कि सबसे पहले विकसित किया गया था? तो ये है चेचक का टीका। कौन सा है? चेचक का टीका सबसे पहले विकसित किया गया था। किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है? तो जब हमारा बच्चा कितने साल का हो जाता है? 9 माह के बाद लगाया जाता है। 9 से 12 माह के भीतर लगाया जाता है खसरे का टीका। कब लगाया जाता है? 9 से 12 माह के भीतर लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? मतलब कैसे होगा? जीवाणु से नहीं होगा, वायरस से होता है। तो एड्स कैसे होता है? वायरस से होता है। हैजा, काली खांसी और डिप्थीरिया, ये सब कैसे होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि दूध को मीठा बना देता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज एक शुगर होती है जो कि किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है, जिससे दूध मीठा हो जाता है। वह परिवेश कारक जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। कुपोषण से संबंधित कौन सा कारक हो जाता है? तो जनसंख्या घनत्व, व्यक्तिगत स्वच्छता और परिवेश स्वच्छता। उपयुक्त सभी कुपोषण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जनसंख्या घनत्व, व्यक्तिगत स्वच्छता और परिवेश स्वच्छता। आयाम पता है, जो व्यायाम है वह गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है? तो यह थकान में कमी लाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, तनाव दूर करता है। उपयुक्त सभी काम व्यायाम के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशुओं के स्वास्थ्य विकास हैं, उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भ अवस्था के किस चरण में होता है? तो कुछ पर्यावरण की स्थिति गर्भ अवस्था के दौरान शिशुओं के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव गर्भ अवस्था के किस चरण में होता है? तो जो हमारी सबसे गर्भज अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था होती है, उसको सबसे ज्यादा प्रभाव अवस्था में। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं? जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ धुले हुए वस्त्र पहनना, ये क्या होती है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। सकारात्मक गर्भ अवस्था के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? यदि हमें प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। आईसीएमआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जो आईसीएमआर है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद।
संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण बताइए। जो संपूर्ण प्रोटीन होता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो जो अंडा होता है उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में रखा गया है। अंडे को संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। काली खांसी मुख्यतः डैश के द्वारा फैलती है। जो काली खांसी होती है वह जो बिंदुक संक्रमण होते हैं सीधे संपर्क में आने से फैलती है। बिंदुक संक्रमण और जो सीधे संपर्क में आने से काली खांसी फैलती है। और डीपीटी का टीका लगता है इसके बचाने के लिए। जीरोस्टोमिया, लार नहीं बनना, निम्नलिखित में से किसके में अधिक पाया जाता है? जो लार नहीं बननी है वह किस में अधिक पाई जाती है? बुजुर्ग और जो वृद्ध आयु हो जाती है इसमें लार नहीं बनती। इसे क्या कहा जाता है? जीरोस्टोमिया कहा जाता है, जिसमें लार नहीं बनती। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत कितने आयु वर्ग को केंद्रित किया गया है? तो यह 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं को इसमें केंद्रित किया गया है। ग्रामीण भारत में किशोरियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है वह 10 से 19 वर्ष के बीच में चलाई जा रही है। किस आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पीईएम, प्रोटीन एनर्जी। एम से क्या होता है? होगा मास। तो किसके आकलन के लिए? पूर्व विद्यालयी बच्चों को प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए सीरम एल्बुमिन के स्तर का संकेतक है कौन? पीईएम। नेक्स्ट आता है बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से डैश की रोकथाम होती है। तो बच्चों में हम विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देंगे तो किसकी रोकथाम होती है? रिकेट्स की रोकथाम होती है। कैसे होती है? रिकेट्स की रोकथाम की जा सकती है। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक होती है। तो उपवास रखना, धूम्रपान करना, कम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला आहार लेना उपयुक्त सभी गर्भस्थ माता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। भ्रूणीय झिल्ली की संख्या होती है 4, मतलब जो भ्रूण होता है उसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। 4 इनकी संख्या होती है। माइसो माइटोसिन प्रतिजैविक किस रोग के इलाज के लिए दिया जाता है? माइटोसिन है, यह दिया जाता है कर्क रोग के लिए। किसके लिए दिया जाता है? कर्क रोग के लिए दिया जाता है। माइटोसिन जो प्रतिजैविक है यह दिया जाता है कर्क रोग के लिए दिया जाता है। रोग और बीमारी प्रायः किस प्रकार से होती हैं? जो रोग और बीमारियां हैं वह प्रायः होती हैं शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से। कैसे होती हैं? जीवाणु और विषाणुओं से होती हैं। रोग और बीमारियां प्रायः हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणु और विषाणुओं से होती हैं। यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और इससे मस्तिष्क का विकास कम हो सकता है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह एपोप्टोसिस, कीटोसिस और विपुटिता डायबिटोकुलोसिस उपयुक्त सभी के कारण। यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, यदि कैलोरी बहुत कम खा रहे हो तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? जिससे जो गर्भस्थ शिशु है उसके मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और मस्तिष्क का विकास कम होता है। इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस, कीटोसिस और विपुटिता। उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। पोषण स्थिति का सही आकलन डैश के उपयोग द्वारा किया जाता है। पोषण है उसका हमें सही आकलन करना है तो हम किसके माध्यम से करते हैं? बीएमआई के द्वारा करते हैं। बीएमआई के द्वारा किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स है ना। पोषण स्थिति का आकलन बीएमआई के द्वारा किया जाता है। पीईएम के दुष्परिणाम अधिकांशतः क्या होते हैं? जो पीईएम है इसके दुष्परिणाम होते हैं अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंद हो जाती है, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि हो जाती है और निम्न संज्ञानात्मक
का प्रदर्शन होता है। उपयुक्त सभी पीईएम के अंतर्गत अनुक्रमणीय वृद्धि मंद हो जाती है, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि होती है और निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन होता है। भारत में कौन से राज्य ने सर्वप्रथम विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना प्रारंभ की थी? सबसे पहले तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी और भारत सरकार के द्वारा 1995 में मिड डे मील की योजना प्रारंभ की गई और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इसमें पोषण दिया जाता है। अधिकांशतः वैक्सीन कैसे लगती हैं? जो वैक्सीन होती हैं अधिकांशतः कैसे लगाई जाती हैं? इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट की जाती हैं। बहुत सारी वैक्सीन है, बहुत कम वैक्सीन है जो कि मुंह से दी जाती हैं। बहुत सारी वैक्सीन कैसे दी जाती हैं? इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं? जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उसके अंतर्गत आता है मल जल का निपटान करना, रोगाणु मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना, प्रतिरक्षीकरण और स्वास्थ्य शिक्षा देना। उपयुक्त सभी क्या करते हैं? मल जल का निपटान करते हैं, रोगाणु मुक्त पेयजल देते हैं, प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। उपयुक्त सभी किया जाता है। एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो कि व्यक्तियों को आहारीय दिशा निर्देश की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। ये हो जाती है हमारी खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। एक दृश्य खाद्य मार्गदर्शिका है जो कि व्यक्ति को आहारीय दिशा निर्देश की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थन करती है। खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड इसको कहा जाता है। एंजाइना का कारण क्या होता है? जो एंजाइना है उसका कारण होता है हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। तो बीच में एंजॉय करने लगा, जो रक्त है क्या करने लगेगा? मांसपेशियों में पहुंचने से पहले एंजॉय करने लगा, तो हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना क्या कहलाता है? एंजाइना कहा जाता है। किस समय अवधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभाव के विशेष रूप से अधीन होता है? तो ये हो जाएगी पहली तिमाही में। जो गर्भस्थ शिशु होता है कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभाव के विशेष रूप से अधीन होता है, मतलब उन्हीं पर आधारित रहता है, तो पहली तिमाही में। वैक्सीन डैश हो सकता है, तो वैक्सीन क्या हो सकती है? एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकती है, क्षीण बना हुआ रोगजन हो सकता है, जीवित क्षीणीकृत रोगजन हो सकता है। उपयुक्त सभी होते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है? एक एंटीजन प्रोटीन, क्षीण बना हुआ रोगजन और जीवित क्षीणकृत रोगजन सभी हो सकता है। अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या हो जाएगा? जो जीएन है ये क्या होता है? एक प्रकार का अपूर्ण प्रोटीन होता है। स्टार्च जो जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन होगा? तो जो स्टार्च है जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाएगा, इसे कहा जाता है एमाइलेज। क्या कहा जाता है? एमाइलेज। अच्छा माइलेज देने के लिए क्या करेगा? स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, एमाइलेज। विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो विटामिन बी 12 है इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो दूध का धवल रंग होता है वह होता है कैसीन के कारण। अच्छे से सीन नहीं हो पाता है ना, धवल रंग है, सीन नहीं हो पा रहा, कैसीन के कारण होता है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध पाया जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन क्या ये उसका स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं और जो असंतृप्त वसा होती है इनकी संरचना में केवल एक आबंध पाया जाता है। ए दो और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण होते हैं? तो हृदयघात के सटीक लक्षण के अंतर्गत आता है जी मचलाता है, तेज पसीना आता है और सीने में दर्द होता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा हो जाएगा? तो क्या है? एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा किसको प्रभावित करती है? तो ये करती है फेफड़ों को, मतलब एक सीमा बना देती है फेफड़ों में जो हवा जाती है ना,
उसके लिए सीमा बना देती है। एम्फाइसीमा किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है, पर्यावरणीय प्रदूषण है। निम्न जोड़ों में से कौन सा सुमेल है? सुमेल बताना है हमें। निमोनिया फेफड़ों में होता है, पहले ही सही है। निमोनिया कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। पीलिया यकृत में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मधुमेह, ये तो शुगर बढ़ जाती है। मोतियाबिंद आंखों में होता है। निमोनिया कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है। कौन सा प्रदूषण नौकनी के लिए उत्तरदायी होता है? जो नौकनी है उसके लिए उत्तरदायी होता है हमारा फ्लोराइड। क्या होता है? यदि पानी में ज्यादा फ्लोराइड होगा तो नौकनी की कंडीशन हो जाती है। बटुलिज्म क्या है? तो बटुलिज्म है, यह एक प्रकार का क्या होता है? जो भोज पदार्थ होते हैं उसका विषैलापन है। बटुलिज्म क्या है? जो हमारा भोजन होता है उसका एक विषैलापन है, भोजन खराब हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बटुलिज्म कहा जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी हुई झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? जो मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है उस पर यदि सूजन आ जाती है उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कहा जाता है। चेचक का उन्मूलन कब घोषित कर दिया गया है? तो विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित कर दिया गया है। कब? 1980 में उन्मूलन घोषित कर दिया गया है चेचक का। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हो जाएगा? आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। चेतना कम वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? यदि चेतना कम वाला पीड़ित व्यक्ति है तो उस पर लागू होता है पीड़ित बोलने और झकझोरने की पर प्रतिक्रिया नहीं करना। कम चेतना वाला व्यक्ति क्या करता है? पीड़ित बोलने और झकझोरने की में प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जन्म के समय बच्चे का रंग कैसा होता है? जन्म के समय बच्चे का रंग कैसा होता है? बेचारा गुलाबी गुलाबी होगा, गुलाबी होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का रोना किसके समान माना जाता है? जो नवजात शिशु है जन्म के समय रोएगा तो इसे क्या कहा जाएगा? हृदय गति के लिए अच्छा माना जाता है। हृदय गति के लिए अच्छा माना जाता है। नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? जो नवजात शिशु है उसकी सामान्य हृदय गति होती है 120 से 140 बीट मिनट। कितना होता है? 120 से 140 बीट पर मिनट होती है हृदय गति। शिशु के कूल्हे पर टीका क्यों नहीं लगाया जाता? जो शिशु होता है उसके कूल्हे पर टीका नहीं लगाया जाता क्योंकि क्या हो सकता है? उससे लकवा लग सकता है, उसको गांठ बन सकती है और पक सकता है। उपयुक्त तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए उसको जांग में टीका लगाया जाता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से संबंधित मेलाटोनिन का स्त्रावन करती है। जो पीनियल ग्रंथि है वह मेलाटोनिन का स्त्रावन करती है। जो मेलाटोनिन होता है यह त्वचा का रंग बनाता है। क्या बनाता है? त्वचा का रंग बनाता है। और ये हमारी स्लीप साइकिल जो होती है, जैविक साइकिल होती है, उसको भी नियंत्रित करती है पीनियल ग्रंथि। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आईसीडीएस का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्षित किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला तो भैया गलत है। इसमें उनकी महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता, और भी किया जाता है ना, तो इसमें उनकी महिलाएं भी शामिल होती हैं। मंगल दिवस का आयोजन किस विषय से संबंधित है? जो मंगल दिवस है उनका आयोजन किया जाता है आंगनबाड़ी में और यह पोषण से संबंधित है। शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? जो विटामिन ई है इसका मुख्य कार्य होता है यह एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा से संबंधित है। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? तो यह गर्भावस्था के अच्छे परिणाम नहीं, खराब परिणाम के लिए भी जाना जाता है। जो फोलेट है उसकी अपर्याप्तता, अंतर्ग्रहण, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त गर्भावस्था के खराब परिणाम के लिए भी जाना जाता है। इसलिए फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और आयरन की गोलियां दी जाती हैं, है ना। उबले हुए चावल के पानी में पाया जाता है, जो उबला हुआ चावल है उसके पानी में क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है। पूरा माल तो अपन उबले हुए चावल से निकाल देते हैं, तो उबले हुए चावल के पानी में क्या पाया जाता है? माल्टोज। अल्सर से पीड़ित रोगियों को
डैश से बचाना चाहिए, जो अल्सर से पीड़ित रोगी हैं उनके लिए अल्कोहल से, धूम्रपान से और कॉफी से उपयुक्त सभी से बचाना चाहिए। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर से संचयन होता है? तो किस रूप में जो पची हुई प्रोटीन होती है उसका शरीर में संचय होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में संचय करती है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? जो लार का टाइलिन एंजाइम है यह हल्के अम्लीय में क्रियाशील होता है। तो हमारी जो लार होती है उसका भी शायद 6.8 pH होता है ना, तो ये भी क्या हो गया, हल्का अम्लीय है। तो हल्के अम्लीय में जो टाइलिन एंजाइम होता है वह सक्रिय होता है। पेप्सिन भी अम्लीय में भी होता है, ऐसे टाइलिन भी सक्रिय होता है अम्लीय अवस्था में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम उस स्थिति में मेल खाता है जहां शिशु के आहार में कमी होती है। तो किसकी कमी हो जाएगी इसमें? कार्बोहाइड्रेट नहीं, कैलोरी और प्रोटीन। कैलोरी की कमी होगी तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाएगा। अधिकांश घरेलू एयरलाइंस गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद गर्भवती महिलाओं को उड़ान भरने की अनुमति नहीं देते? कब नहीं देते? तो लगभग 34 से 36 सप्ताह के बीच। 34 से 36 सप्ताह के बीच जो एयरलाइंस होती हैं गर्भवती महिलाओं को उड़ान भरने की अनुमति नहीं देते। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं जो रोगों से सुरक्षा करते हैं? उनमें आते हैं हमारे विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज रोगों से सुरक्षा करते हैं। किसकी कमी नर और मादा में नपुंसकता उत्पन्न करती है? तो विटामिन ई है, वह नर और मादा में नपुंसकता उत्पन्न करती है। दूध, पनीर, दही समूह डैश के अंतर्गत आते हैं? दूध, पनीर और जो दही समूह है ये आते हैं हमारे मांसपेशी, हड्डियों को मजबूत करते हैं और दांत को मजबूत करते हैं। उपयुक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मांसपेशी, दांत और हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। दूध की प्रकृति कैसी होती है? जो पीएच प्रकृति होती है दूध की वह क्या होती है? वह हल्का अम्लीय होता है। दूध की प्रकृति कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती है। गर्भ अवस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निम्नलिखित में कौन से व्यायाम की सलाह देते हैं? तो गर्भ अवस्था के दौरान जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं वह महिलाओं के लिए योग, चलना और स्थिर साइकिलिंग उपयोग सभी के लिए बोलते हैं। चलना, योग करना और स्थिर साइकिलिंग करना उसकी सलाह देते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है यह भ्रूण हत्या पर रोक लगाता है, लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया है, बालिकाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है भ्रूण हत्या को कम करना, लिंग अनुपात में सुधार करना और बालिका के शिक्षा स्तर को बढ़ाना। एनआर में आर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, तो आर फॉर क्या हो जाएगा? रूरल मतलब ग्रामीण। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है ना? तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, रंगहीनता भी अनुवांशिक रोग है, लेकिन टीबी एक संक्रमण रोग है ना कि अनुवांशिक। पॉट बेबी बच्चे किस प्रकार की बीमारी के लक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो पॉट बेबी लक्षण है भैया, बच्चा कैसा हो गया? पॉट के जैसा हो गया। क्योसियोर कर, कुछ उड़ा दिया बच्चे के ऊपर, कुछ उड़ा दिया, क्योसियोर कर, तो क्या हो जाएगा? पॉट के जैसा लगेगा। पॉट बेबी बच्चा कैसे किस में हो जाता है? क्योसियोर। आयरन अवशोषण में सामान्य विटामिन पाया जाता है। जो आयरन अवशोषण होता है इसके लिए जो विटामिन आवश्यक होता है विटामिन सी। आयरन अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। एडीएच हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? जो एडीएच हार्मोन है इसके लिए जाना जाता है आर्जिनिन बेक्सोप्रिन हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है इसको, है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंतर्गत आता है, या फिर अर्जिन बेसोप्रिन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। किसकी कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं? तो यदि मनुष्य में क्या हो जाएगा? तो एनीमिया हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाते हैं, है ना। तो आरबीसी की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कौन आता है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है
हमारे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो नहीं मैक्रो है ना, माइक्रो से बड़े थोड़े से ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। उपयुक्त सभी बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से किसे जाना जाता है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है प्रोटीन, क्योंकि ये मसल्स को निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? रेबीज और गलसुआ। ये कैसे होते हैं? वायरस के कारण फैलते हैं। रेबीज और गलसुआ वायरस के कारण फैलते हैं। गलसुआ और मम्स किसका संक्रमण होता है? जो गलसुआ और मम्स हैं यह पैरोटिड ग्रंथि को संक्रमित करते हैं। गलसुआ और मम्स पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। कंजक्टिवा जिरोसिस नामक जो नेत्र श्लेष्मा होती है, इसमें क्या हो जाती है? इसमें सूखापन आ जाता है। कंजक्टिवा जिरोसिस यह नेत्र से संबंधित बीमारी है और इसमें नेत्र क्या हो जाता है? सूखापन आ जाता है नेत्र में। फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय से पीड़ित रोगी को क्या कहा जाता है? तो फेफड़े को छोड़कर यदि कहीं पर अन्य जगह पर क्षय रोग हो जाता है तो इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा पर्मोनरी टीबी केस। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा पर्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। गर्भनाल के संक्रमण के संकेत में शामिल होता है जो गर्भनाल होती है, यदि वह संक्रमित हो गई तो हमें कौन सा लक्षण दिखाई देगा? पीला या सफेद मवाद निकलना, रक्त स्राव होते रहना, आधार का लाल और सूजा हुआ दिखाई देना। उपयुक्त सभी। यदि आहार नाल संक्रमित हो गई है तो पीला और सफेद मवाद निकलेगा, रक्त स्राव होगा और आधार लाल और हुआ दिखाई देगा। उपयुक्त सभी। किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश बना दिया है? तो भारत के लिए टिटनेस से मुक्त कर दिया गया है। ये कहा था 15 मई 2015 में। 15 मई 2015 में भारत को टिटनेस मुक्त कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। हैजा वैक्सीन किसके द्वारा खोजा गया था? जो हैजा की वैक्सीन है यह खोजी गई है लुइस पाश्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिगत हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिगत हो जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिरक्षीकरण। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षीकरण कहा जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए क्या होता है? क्यों आवश्यकता होती है? तो गर्भावस्था के दौरान जो अतिरिक्त प्रोटीन होती है इसकी आवश्यकता होती है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, गर्भाशय की आकृति में वृद्धि करने के लिए। उपयुक्त सभी के लिए। गर्भ अवस्था के दौरान जो अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए होती है, गर्भाशय की आकार में वृद्धि से होती है। गर्भ अवस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन निम्नलिखित में से किसका जोखिम घटाता है? तो जो फोलिक एसिड हैं उनसे युक्त अनुपूरकों का सेवन किस जोखिम से घटा देगा बच्चों को? तो यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से घटाता है। जो तंत्रिका नाल का दोष होता है इसके लिए आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में डैश रक्त अल्पता की रोकथाम और उपचार करने पर लक्षित है। ये है हमारी गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी रक्त अल्पता कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं की रक्त अल्पता की रोकथाम और उपचार करने के लिए लक्षित है। एक गर्भवती स्थिति जो स्त्री है उसकी रक्तचाप या बीपी की रेंज क्या होती है? जो गर्भवती स्त्री है उसकी बीपी की रेंज होती है 120 से 80 mmHg। 120 से 180 mmHg होती है। विकासशील भ्रूण में पहला अंग कौन सा विकसित होता है? जो विकासशील भ्रूण है इसमें सबसे पहले जो अंग बनता है वो होता है उसका हृदय। क्या होता है? हृदय। सामान्य प्रसव के बाद
क्लैंप गर्भनाल की अवधि क्या कहलाती है? तो सामान्य प्रसव के बाद जो क्लैंप गर्भनाल अवधि होती है उसे कहा जाता है डिलीवरी के कुछ ही मिनट बाद। कब होती है? कुछ ही मिनट बाद होती है, जब उसकी गर्भनाल काटी जाती है। क्लैंप गर्भनाल इसको कहा जाता है। वह अवधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संपूरक पोषण। क्या कहा जाता है? संपूरक पोषण कहा जाता है। जब बच्चे को स्तनपान की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दूध दिया जाता है तुरंत बाद ही, इसे संपूरक पोषण कहा जाता है। सुरक्षित गर्भ अवस्था के लिए एक महिला का उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए? तो गर्भ अवस्था के लिए महिला का जो सुरक्षित वजन है वो होना चाहिए 55 केजी। कितना होना चाहिए? 55 केजी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं होता है ना? मछली प्रोटीन के अंतर्गत आती है, दालों में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में होता है, लेकिन घी में प्रोटीन नहीं होता। नवजात शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए धात्री माताओं को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो नवजात शिशु की वृद्धि के लिए जो धात्री माताएं होती हैं उनके लिए कितना प्रोटीन आवश्यक होता है? तो उनके लिए लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। बच्चा है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होनी है तो कितने? 25 से 30 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा खाना पड़ता है धात्री माताओं को, 25 से 30 ग्राम। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को जीवन तत्व भी कहा जाता है? तो जीवन का सत्व किस प्रोटीन को कहा जाता है? ये हो जाता है हमारे विटामिन। क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, ये इसको जीवन तत्व कहा जाता है। कौन सा आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है? तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। किस अधिनियम के तहत बच्चों को बाल यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो बच्चों को बाल यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है पॉक्सो एक्ट 2012 से। पॉक्सो एक्ट 2012 से बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में बाल श्रम निषेध से संबंधित कौन सा अधिनियम लागू है? तो भारत में बाल श्रम निषेध से संबंधित जो अधिनियम वर्तमान में लागू हो जाएगा वह है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 अभी वर्तमान में लागू है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो जो निजी प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके लिए कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह से जो बच्चे आते हैं उनके लिए 25% तक सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी? 25% तक। कौन सी ग्रंथि है में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन को स्रावित करती है? तो ये है पैनक्रियाज। कौन सी है? पैनक्रियाज ग्रंथि है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? ये है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। प्रोटीन का पाचन समाप्त कहाँ पर होता है? जो प्रोटीन होता है उसका पाचन समाप्त होता है शेषांत में। कहाँ पर? शेषांत। जो हमारा छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका जो डिओडिनम है उसको क्या कहा जाता है? शेषांत कहा जाता है। और प्रोटीन का वहां पे पाचन समाप्त हो जाता है। आईसीडीएस का उद्देश्य क्या है? जो आईसीडीएस योजना है इसके अंतर्गत किसका उद्देश्य क्या है? तो यह माताओं की क्षमता का विकास करती है, रक्षा करती हैं, उनसे शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। तो इनको क्या करना होता है? जो आईसीडीएस कार्यक्रम है यह महिलाओं की क्षमता का विकास करती है जिससे कि वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। शिक्षा का अधिकार जो कि मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, तो किसके द्वारा? जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन। कब? 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 6वां वर्ष की आयु से 6 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो क्या है? जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार उनका मूल अधिकार है। क्या है? एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 21A कौन सा है? 21 के तहत इसका वर्णन किया गया है कि बच्चों के लिए
6 से 14 साल तक बच्चों के लिए मूल अधिकार है, अनिवार्य शिक्षा है। किसी वयस्क घायल के सीपीआर में छाती के दबाव और बचाव श्वास की सही अनुपात क्या होगा? तो यदि हम किसी व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं तो इसके लिए जो छाती का दबाव होगा और उसकी जो श्वास का बचाव श्वास होगी उसका अनुपात होता है 30 संपीड़न 2 बचाव श्वास। तो इसमें 2 बचाव श्वास दी जाती हैं और 30 बार संपीड़न किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा बाल अधिकार संधि कब हस्ताक्षर की गई थी? तो बाल अधिकार संधि को कब हस्ताक्षर किया गया है? तो 11 दिसंबर 1992 को 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार के द्वारा बाल अधिकार संधि पर हस्ताक्षर साइन किए गए थे। 11 दिसंबर 1992। पॉक्सो एक्ट जो एक्ट है उसका विस्तार प्रारंभ पूर्व नाम किस धारा में दिया गया है? तो जो पॉक्सो एक्ट है इसका विस्तार प्रारंभिक नाम यह किसके अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 1 में दिया गया है। धारा 1 में। सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है इसकी शुरुआत की गई है 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का प्रारंभ कौन से वर्ष से किया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है इसको प्रारंभ किया गया है 2005 से 2006 के बीच में। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का प्रारंभ 2005 से 2006 के मध्य किया गया है। फॉलो करो, 5 रुपए दो और सब लोग इसको फॉलो करो। राष्ट्रीय फेलोशिप योजना राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना 2005-6 में प्रारंभ की गई है। IFA जो आयरन फॉलिक एसिड है इसकी गोली गर्भस्थ शिशु कितने माह से शुरू कर देते हैं? तो जो आयरन फॉलिक एसिड है उसकी जो टैबलेट होती हैं वह गर्भस्थ शिशु के लिए 4 माह से प्रारंभ कर दी जाती हैं। कब से? 4 माह से प्रारंभ कर देते हैं। जन्म के समय लड़की का वजन कितना होना आवश्यक है? तो जो जन्म के समय जो लड़की है उसका वजन लगभग कितना होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। तो 3.5 का बच्चा जरूरी होता है ना, ऑप्शन ही नहीं दिया। निम्नलिखित में कौन सी योजना बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु चलाई जा रही है? तो बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसे कहा जाएगा मिशन बात्सल। क्या कहा जाएगा? मिशन बात्सल, जो कि बच्चों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। पूरक पोषण कैसे दिया जाता है? जो पूरक पोषण आहार होता है यह दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को और 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। उपयुक्त सभी के लिए पूरक पोषण दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को, 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा किस आयु के बच्चों को दी जाती है? जो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है इसको दिया जाता है कब? तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है अनौपचारिक शिक्षा। टीके की सुविधा MJS आयु तक के बच्चों को मिलती है। तो जो टीके की सुविधा होती है MJS आयु तक के लिए मिलती है 6 वर्ष तक। कब तक मिलती है? 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहाँ लागू नहीं है? तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है इसको पांडुचेरी में लागू नहीं किया गया। कहाँ पे? पांडुचेरी में लागू नहीं किया गया है। लाख के कीड़े का पोषण पाइप होता है। जो लाख के कीड़े होते हैं उनका पोषक पाइप क्या होता है? उनका पोषक पाइप होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा लाख के कीड़े का पोषक पाइप होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। समय से पूर्व स्तनों का विकास क्या कहलाता है? समय से पूर्व यदि स्तनों का विकास जा रहा है तो उसे कहा जाएगा थैलार्ची। क्या कहा जाता है? थैलार्ची कहा जाता है। थैलार्ची कहा जाता है। प्लेसेंटा फीटल ब्लड में फ्लो की दर कितनी होती है? जो प्लेसेंटा में जो फीटल ब्लड फ्लो है उसकी दर कितनी होती है? 400 ml पर मिनट। कितनी होती है? 400 ml पर मिनट होती है प्लेसेंटा में फीटल ब्लड
फ्लो की क्षमता होती है 400 ml पर मिनट। कॉप्लिक स्पॉट किस रोग की विशिष्ट पहचान होती है? जो कॉप्लिक स्पॉट होते हैं यह खसरे की पहचान होती है। किसकी है? खसरे की होती है, मतलब खतरा। कॉप्लिक स्पॉट खसरे में दिखाई देते हैं। गन्ने के रेशे में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो गन्ने के रेशे होते हैं इसमें एक रोग उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है बेगेसोसिस। क्या कहा जाता है? बेगेसोसिस कहा जाता है। गन्ने के रेशे को बैग में रख के घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे, इतने लंबे लंबे गन्ने होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? एक रोग भी हो जाता है जिसे कहा जाता है बेगेसोसिस कहा जाता है। बेगेसोसिस कहा जाता है गन्ने के रेशे में जो रोग होता है। सिलिका की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? जो सिलिका है इसकी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं इससे उनको रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है सिलिकोसिस। क्या कहा जाता है? सिलिकोसिस कहा जाता है। सिलिका फेफड़ों में जाकर जम जाता है, सिलिकोसिस को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सेवा आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत प्रदान नहीं की जाती? जो आईसीडीएस कार्यक्रम है इसके तहत कौन सी सेवा नहीं दी जाती? तो यह पूरक आहार देती है, पूर्व विद्यालय शिक्षा देती है, आहार एवं पोषण शिक्षा देती है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज आईसीडीएस योजना नहीं करती। पूरक आहार देगी, पूर्व शिक्षा देगी और आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा देती है, लेकिन प्रतिरक्षा या जो छोटी मोटी बीमारी होती है इससे रक्षा नहीं देती आईसीडीएस योजना। तपेदिक का पुष्टिकरण परीक्षण कौन सा हो जाएगा? जो टीबी के लिए जो जिसका परीक्षण किया जाता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है थूक परीक्षण। क्या किया जाता है? थूक परीक्षण किया जाता है तपेदिक के लिए, सॉरी तपेदिक के लिए, टीबी नहीं है ना। तपेदिक के लिए जो परीक्षण किया जाता है इसमें थूक का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? थूक का परीक्षण किया जाता है तपेदिक के लिए। तपेदिक का सामान्य रूप कौन सा होता है? जो तपेदिक होता है सामान्य रूप से यह पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। क्या है? तपेदिक का सामान्य रूप होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। डिप्थीरिया का निदान निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपाय किया जाता है? जो डिप्थीरिया है उसको निदान करने के लिए हम सिक टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट लगाते हैं? सिक टेस्ट लगाते हैं। तपेदिक के लिए थूक और डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट लगाया जाता है। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रमण है जो कि डिप्थीरिया का कारण है। डिप्थीरिया एक संक्रमण बीमारी होती है, किसके कारण होती है? तो यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होती है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया में पाई जाने वाली जो धूमर पीली झिल्ली कहाँ पे पाई जाती है? जो डिप्थीरिया में एक झिल्ली बन जाती है ना, तो ये झिल्ली बनेगी कहाँ? तो जो हमारे टॉन्सिल होते हैं उनके ऊपर बन जाती है, स्वर यंत्र होता है उसके ऊपर बनती है, और जो कृष्णी के ऊपर ही बनती है। उपयुक्त सभी जो डिप्थीरिया की पीली झिल्ली होती है झूमर वाली वो टॉन्सिल के ऊपर, जो स्वर यंत्र हैं उनके ऊपर, और कृष्णी सभी के ऊपर बन जाती है। बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे आम कारण क्या हो जाएगा? जो बच्चे हैं उनमें पेरोटाइटिस का आम कारण होता है मम्स। पेरोटाइटिस मम्स, ये पेरोटिड ग्रंथि जो होती है उसको संक्रमित करती है मम्स, और ये पेरोटाइटिस रोग फैलाती है। रुबेला किस स्थिति में अधिक जटिल हो जाता है? जो रुबेला है सबसे ज्यादा बच्चों में होता है ना, तो गर्भावस्था में ज्यादा हो जाता है। बच्चों में तो रुबेला होता है लेकिन गर्भस्थ शिशु में सबसे जटिल हो जाता है। खसरे के टीके का विषैला प्रभाव कौन सा होता है? जो खसरे का टीका होता है इसमें का विषैला प्रभाव होता है टॉक्सिक शॉर्ट सिंड्रोम। खसरे के टीके को लगाने के बाद क्या होता है? टॉक्सिक शॉर्ट सिंड्रोम सबसे खतरनाक प्रभाव होता है, विषैला प्रभाव होता है। खसरे से संक्रमण के लिए कौन से आयु वर्ग में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? जो खसरे का टीका होता है या जो खसरे का संक्रमण होता है सबसे ज्यादा किसके लिए प्रभावित होता है? तो जो 6 माह से 3 साल के बच्चे होते हैं, 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए इसकी जो वैक्सीन होती है वो 9 माह में दी जाती है। कब दी जाती है? 9 माह में खसरे का टीका दिया जाता है। 9 माह में खसरे का टीका दिया जाता है क्योंकि 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है खसरे के लिए। खसरे का कारण क्या होता है? जो खसरा है यह किसके कारण होता है? तो यह पैरामाइक्रो वायरस के कारण, पैरामाइकोसो वायरस के कारण होता है। पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। खसरा कैसे होता है? पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। चेचक में शरीर का कौन सा अंग सबसे प्रभावित नहीं होता? तो जो चेचक है इसके कारण कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता? जो हमारे
हाथ की हथेलियाँ होती हैं, तलवे होते हैं, वो इससे प्रभावित नहीं होते। चेचक में बहुत ज़्यादा वो आ जाते हैं ना धब्बे पूरे में, फुंसियाँ हो जाती, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, तो उससे हाथ की हथेलियाँ और तलवे प्रभावित नहीं होते। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? जो चिकन पॉक्स है, यह एक संक्रमण बीमारी है और ये फैलती है ओरोफायरिंजियस स्त्रवण से। ओरोफायरिंजियस स्त्रवण के कारण फैलती है चिकन पॉक्स। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य में निम्नलिखित में कौन सी योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया है? सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1997 में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसमें प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 1997 से। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। वह रोग जिसमें रक्त में यूरिक एसिड का उच्च स्तर विशेषता हो जाएगी। तो एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त में क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसे कहा जाता है ग्वाइट। क्या कहा जाता है? ग्वाइट कहा जाता है, जिसमें यूरिक एसिड रक्त में ज्यादा हो जाएगा। ओंकोजीन किससे संबंधित है? जो ओंकोजीन है ये कैंसर से संबंधित है। ओंकोजीन का संबंध है कैंसर से। उथले हैंडपंप का पानी पीने वाले लोगों में निम्नलिखित बीमारियों को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना होती है। यदि उथले हैंडपंप का पानी पी रहे हो तो कौन सी बीमारी होने की संभावना है? हैजा हो सकता है, पीलिया हो सकता है, आंत का ज्वर हो सकता है, लेकिन फ्लोरोसिस नहीं हो रहा। फ्लोरोसिस बहुत ज्यादा नीचे के कारण या फिर फ्लोराइड की जो कंपनियां होती है उनमें काम करने से होता है। दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। जो दिए गए कथन और कारण है इन पर विचार करना है। तो चेचक एक वायरस के कारण होता है, तो ये सही है। और रोगी को अलग बिस्तर पर आराम करना चाहिए, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो अब कथन और कारण दोनों सही हैं और अभिकरण कारण अभिकथन जो है उस पर आधारित भी है, तो ये सही हो जाएगा। शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? शरीर में कौन सी स्थिति है जिसको हम कैंसर कहेंगे? तो कोशिकाओं के अनियंत्रण गुणन जिससे कोशिकाओं की मृत्यु और अंततः मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। तो कोशिकाओं की अनियंत्रित गुणन होता है जिससे कोशिकाओं की मृत्यु और अंततः पूरी मृत्यु हो जाती है, उसे कैंसर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य दायित्व में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं करते? तो गांव का नक्शा तैयार करने में सहयोग देना करती हैं। अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवा के क्षेत्र में नहीं आता। जन्म का पंजीकरण करती हैं, गर्भवती माताओं का पंजीकरण करती हैं। गर्भवती माताओं का पंजीकरण करेंगी, बच्चे का पंजीकरण करेंगे जन्म का, और नक्शा बनाने में सहायता करती हैं। लेकिन अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं होता। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीमारी के उपचार की आवश्यकता शर्त क्या होती है? तो जो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है इसके तहत बीमारियों के उपचार की आवश्यक शर्त क्या नहीं होती? तो यह बीमारी उपचार योग्य हो, जीवन प्रत्याशा, औसत न्यूनतम 2 वर्ष की वृद्धि की संभावना हो, ये भी सही है। एक बीमारी के लिए एक बार ही स्वीकृत की जाए, तो ये भी सही है। तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कौन सी आवश्यकता शर्त है उपचार की? तो बीमारी उपचार योग्य होनी चाहिए, जीवन प्रत्याशा में औसत न्यूनतम 2 वर्षों की वृद्धि की संभावना हो, और एक बीमारी के लिए एक बार ही स्वीकृत की जाए। जीवाणुओं की वृद्धि एवं बहुगुणन में सहायता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवाणुओं की वृद्धि के लिए, बहुगुणन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है, उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है। दांत के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो दांत के निर्माण के लिए हमें आवश्यक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड, उपयुक्त सभी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, उपयुक्त तीनों की आवश्यकता होती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में किस मंत्रालय के साथ की गई थी? जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसकी स्थापना 1985 में हुई है और किसके साथ की गई थी? तो मानव संसाधन विकास के साथ की गई थी, क्योंकि हमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो भी महिला संसाधन मानव संसाधन में आते हैं, इसलिए 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। मान लो ये मानव संसाधन नहीं होते तो अलग कर दिए जाते, 2006 में इनको अलग कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग मिशन में संबंधित नहीं है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा नहीं आता? महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करना आता है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत आता है। बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करना ये भी आता है। उपयुक्त कोई भी नहीं इसके अंतर्गत नहीं आते, सभी आते हैं। मिशन वात्सल्य योजना के संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार संचालन किया जाता है। तो मिशन वात्सल्य योजना के संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निम्न अनुसार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तो राज्य बाल संरक्षण समिति होती है और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण होता है। उपयुक्त तीनों होते हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत उसका संचालन राज्य और जिला स्तर पर किया जाता है, राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के द्वारा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल चिकित्सा का उपयोग किस उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दस्त के लिए। जो ORS है ना, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल होता है। कब दिया जाता है? दस्त में दिया जाता है। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग होता है जो किसके द्वारा संचालित होता है? तो डेंगू में तेज बुखार से फैलता है, यह विषाणु के कारण होता है और यह एंडीज मच्छरों के द्वारा फैलता है। कैसे होता है? एंडीज मच्छर के कारण होता है। विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके पाया गया है कि उन्हें अपराध किया है, उनको किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुनर्वास हेतु कहाँ रखा जाएगा? तो ऐसे बच्चे जिनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा अपराध किया गया है, तो ऐसे किशोर न्याय बोर्ड के आदेश और पुनर्वास हेतु कहाँ रखेंगे? उनको हम रखते हैं विशेष गृह में। कहाँ रखा जाता है? विशेष गृह में उनको रखा जाता है। पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से फैलता है? जो पोलियो विषाणु होता है वह फैलता है संक्रमित भोजन और जल से। संक्रमित जल और भोजन के कारण पोलियो विषाणु फैलता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो गर्भ अवस्था में कौन सी समस्या नहीं आती? उल्टियाँ होती हैं, उकाई और उल्टियाँ आती हैं, कब्ज होती है, एडिमा हो जाती है। एडिमा में क्या होता है? एक तरल एकत्रित होने से सूजन आ जाती है, लेकिन दांत सड़ना ये गर्भावस्था में नहीं होता। यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से भी कम है, यदि 2 केजी से कम है शिशु का, तो उसे शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 7 से 9 माह आयु के बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। जो 7 से 9 माह का आयु का बच्चा होता है उसके लिए किस प्रकार का पोषण दिया जाता है? उन्हें 70% स्तनपान कराया जाता है, 70% तक आहार पूरक आहार दिए जाते हैं। 70% तक स्तनपान और 30% तक पूरक आहार दिया जाता है। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन HB का स्तर कितना होना चाहिए? जो स्वस्थ महिला है उसका हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए लगभग 12 mg। कितना होना चाहिए? 12 mg होना चाहिए हीमोग्लोबिन। कितना? 12 mg। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के लिए सुमेलित कौन सा हो जाएगा? अध्याय और विषय के बारे में बताना है। तो अध्याय 3 क्या बताता है? बाल कृत्य बताता है, तो ये सही है भैया। 3 शक्तियां मिली हैं बाल अधिकार संरक्षण के लिए, 3 मिली हैं, तो आयोग के कृत्य एवं शक्तियां बताई गई हैं अध्याय 3 में। और अध्याय 4 में बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, राज्य का नहीं है। अध्याय 5 में वित्त लेखा संपरीक्षा है, तो ये सही हो जाएगा।
अध्याय 5 में क्या किया गया है, वित्त लेखा संपरीक्षा की गई। 5 रुपए की पेन से लिखते हैं, वित्त लेखा संपरीक्षा 5 में है। और 3 में दिया गया है आयोग के कृत्य एवं शक्तियां। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा? जो संरक्षण अधिकारी है उसका कर्तव्य होगा कि वह मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता दे, मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर आवेदन दे। उपयुक्त दोनों कार्य होते हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत जो संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा वह मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करेगा, मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति की सहायता पर आवेदन देगा। उपयुक्त दोनों काम करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी धनीय अनुतोष के आदेश जारी करते समय किस बात का ध्यान रखेगा? तो यह उपार्जन हानि देखेगा, संपत्ति का नाश देखेगा, चिकित्सा व्यय देखेगा और संतान का भरण पोषण देखेगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अनुसार मजिस्ट्रेट के अनुतोष के आदेश जारी करते समय उपार्जन की हानि, संपत्ति का नाश, चिकित्सीय व्यय और संतान भरण पोषण को भी ध्यान में रख के बनाएगा। बाल विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बाल विवाह के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत हो जाएगा। 1978 से पहले लड़कियों की आयु जो शादी की आयु थी वह 15 थी, तो ये पहला सही हो जाएगा। 1978 में महिलाओं की शादी की आयु को बढ़ा 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये भी सही है। फिर दिसंबर बाल विवाह में महिलाओं की आयु को लेकर एक टास्क फोर्स ने नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी और बोला था कि भैया महिलाओं की आयु 21 कर दे। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। बाल विवाह को शून्य करने की अर्जी किसी भी समय किंतु बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 10 वर्ष पूर्व फाइल की जा सकती है। तो बाल विवाह शून्य करने की जो अर्जी है वह किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन वयस्क मतलब जो बालक है उसकी वयस्कता प्राप्त करने से कितने वर्ष पूर्व करनी पड़ेगी? तो इसको 2 वर्ष पूर्व करनी पड़ेगी, बालक वयस्क होने से पूर्व। किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत क्रमशः भारत शासन और राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है? तो किशोरी बालिका योजना के तहत जो व्यय का हिस्सा होता है वह भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य दिया जाता है। कितना? तो 50-50 दिया जाता है। कितना? 50-50 देते हैं भाई, महिलाओं के लिए दोनों पैसा देते हैं। किशोरियों के लिए 50 सरकार और 50 राज्य सरकार देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस उद्देश्य में केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में जो राज्य का अंशदान है इसका हिस्सा होता है, ये है हमारा 60 से 40। कितना है? 60-40 होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 60 होता है, किशोरियों में होता है 50-50। हार्मोन जो कि स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करते हैं जिससे कि परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो कि ऐसा हार्मोन जो कि स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? दूध का उत्पादन होता है। ये हो जाएगा हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन से ही दूध का निर्माण होता है। जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति का हाथ जल गया है तो उसमें हम ठंडा पानी और बर्फ को लगाएंगे। चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ जाना क्या कहलाता है? यदि चोट के कारण मांसपेशियां नीली पड़ गई हैं तो उसे कहा जाता है कंट्यूशन। कंट्यूशन कहा जाता है। कंट्यूशन कहा जाता है। हड्डी और त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? यदि हड्डी और त्वचा दोनों टूट गई हैं तो उसे कहा जाता है मिश्रित फ्रैक्चर। क्या कहा जाता है? मिश्रित फ्रैक्चर कहा जाएगा। स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी एवं दुर्बलता की अनुपस्थिति भी है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहा गया है कि स्वस्थ शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहा गया है।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि होती है? मतलब किसने की थी? तो मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की जो सबसे पहले पुष्टि है वह रोनाल्ड रॉश के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रोनाल्ड रॉश के द्वारा यह पुष्टि की गई। 13वें गुणसूत्र को ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो यदि 13वां गुणसूत्र है इसमें ट्रायोसोमी आ जाती है तो इसे कहा जाता है पटाउ सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से असुमेलित है। निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा असुमेलित हो जाएगा? हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है तो ये सही है। हीमोफीलिया वर्णअंधता रोग मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती हैं? नहीं, स्त्रियां प्रभावित नहीं होती, होते पुरुष हैं, लेकिन स्त्रियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? संवाहक होती हैं। वर्णअंधता में रंग विभेद की क्षमता कम हो जाती है तो ये सही है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी। हीमोफीलिया और वर्णअंधता दोनों में ही मुख्य रूप से महिलाएं प्रभावित होती हैं तो ये गलत है। प्लेग किससे फैलता है? जो प्लेग है यह फैलता है वायरस से। किससे फैलता है? नहीं, जीवाणु से फैलता है। इसको वो पिस्सू वायरस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। जो मायोपिया होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मायोपिया दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है मायोपिया में। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो कि जीवाणु से होता है? तो टीबी कैसे होती है? जीवाणु से होती है। पोलियो, एड्स और ये दोनों वायरस से होते हैं। और जो मलेरिया होता है ये कैसे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इबोला क्या है? तो जो इबोला है एक प्राणघातक वायरस है। क्या है? इबोला एक प्रकार का प्राणघातक वायरस है। निम्नलिखित में से कौन रोग कवक जनित होता है? कवक के कारण होता है। दांत खाज, खुजली, गंजापन, ये सब कैसे होते हैं? कवक से होते हैं। होता है जो पीलिया है इससे क्या प्रभावित होता है? तो पीलिया के कारण प्रभावित होता है यकृत, लिवर प्रभावित होता है। लिवर प्रभावित होता है पीलिया से। कौन बाल कुपोषण का कारक नहीं है? बाल कुपोषण का कौन सा कारक नहीं होता? तो यह अस्वच्छ जीवन स्थितियां होती हैं। संक्रमण के कारण भी कुपोषण होता है। जन्म का रंग ये कुपोषण के कारण नहीं होता। और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण भी कुपोषण होता है। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। कब की गई है? यूनिसेफ की स्थापना की गई है 1986 में। बच्चों में स्टंटिंग को रोकने और कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान कब शुरू किया गया है? तो बच्चों में स्टंटिंग रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए भारत की सरकार के द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई है 2018 में। कब की गई है? 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। अति पोषण के कारण होता है। जो अति पोषण है इसके कारण क्या होता है? ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, हृदय रोग हो जाते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हृदय रोग, मधुमेह और ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाता है। उपयुक्त सभी होते हैं। कुपोषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? जो कुपोषण होता है इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। किस आयु वर्ग के बच्चे आमतौर पर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम नामक एक सामान्य बचपन के विकार के शिकार हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? ये हो जाएगा 6 से 12 माह के बीच में। किस आयु वर्ग के बच्चे आमतौर पर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम सामान्य बचपन के विकार के शिकार हो जाते हैं, जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाती है? 6 से 12 माह के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो नर शिशु का लिंग निर्धारण करेगा XY क्रोमोसोम। कौन से? XY क्रोमोसोम बताएगा कि भैया लड़का होगा या लड़की।
निम्नलिखित में से परिवर्तन यौन अवस्था कौन सी नहीं है? तो परिवर्तन यौवन अवस्था कौन सी नहीं होती? शरीर में लंबाई में वृद्धि होती है, गौण लैंगिक गुणों का विकास हो जाता है, जो एडम एप्पल्स हैं वह दिखने लगते हैं। उपयुक्त सभी। रजोनिवृत्ति नहीं होती, रजोनिवृत्ति नहीं होती, शरीर में वृद्धि हो जाएगी, गौण लैंगिक गुणों का विकास हो जाएगा और एडम एप्पल्स जो है वह दिखाई देने लगते हैं। किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है? जो पूर्ण पाचक रस है इसे कहा जाता है हमारा अग्नाशयी रस को। किसको कहा जाता है? अग्नाशयी रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। संक्रमक रोग से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? जो संक्रमण रोग होते हैं उनसे बचाव का मुख्य उपाय है टीके लगवाना, टीके लगवाना। प्लेटिलेट्स की कमी डैश में हो जाती है। जो प्लेटिलेट्स होता ही हैं वो एकदम से गिर जाती हैं किसमें? डेंगू में। डेंगू, और डेंगू का जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सेकंड टाइप डेंगू का। पोषण तत्व बढ़ाने की एक विधि होती है, पोषण तत्व को बढ़ाने की एक विधि होती है, क्या करना? उनका अंकुरण करना, पोषण तत्व बढ़ जाते हैं। बच्चे के क्रेटिनिज्म देखा जाता है, जो बच्चे हैं उनमें क्रेटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है, किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण क्रेटिनिज्म रोग देखा जाता है बच्चों में। गर्भ अवस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? तो गर्भ अवस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना यह कहलाता है गर्भ अवस्था की विषाक्तता। क्या कहा जाता है? गर्भ अवस्था की विषाक्तता में ये होता है। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? आईसीडीएस योजना के तहत पूरक पोषण आते हैं, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा आती है, पोषण एवं स्वास्थ्य मिशन भी इसके अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता। आईसीडीएस योजना में विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता। नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज डैश के लिए रूप में देते हैं। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज किस प्रकार से दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है सोडियम के अवशोषण के लिए। सोडियम के अवशोषण के रूप में ग्लूकोज दिया जाता है कि वह जाके सोडियम का अवशोषण करेगा। संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता। जो संतुलित आहार है उसको प्रभावित नहीं करता पर्यावरण। संतुलित आहार को पर्यावरण प्रभावित नहीं करता, जलवायु करती है, उम्र की कार्यशीलता करती है और स्वास्थ्य करते हैं, कार्यशीलता करती है, लेकिन पर्यावरण नहीं करता। अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को और वृद्धि वाले बच्चों के लिए। उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकार का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय आयोडीन की कमी को नियंत्रण कार्यक्रम है, कब प्रारंभ किया गया है? यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया है? के द्वारा किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है आयोडीन की कमी के विकार को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम। गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहा जाता है? गरीब व्यक्तियों का मांस कहा जाता है दालों को। किसको कहा जाता है? दालों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो विटामिन ए में बदल जाने वाला पदार्थ होता है कैप्टोजेनिथिन। कैप्टोजेनिथिन ये क्या होता है? शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। कैप्टोजेनिथिन मतलब इसको किडनैप करके रख लो भैया, विटामिन ए के लिए है कैप्टोजेनेसिस, कैप्टोजेनिथिन। यह विटामिन ए में बदल जाएगा शरीर के अंदर। धनवंतरी योजना का संबंध किससे है? जो धनवंतरी योजना है इसका संबंध हो जाता है निःशुल्क स्वास्थ्य से। किससे है? निःशुल्क स्वास्थ्य से। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है, इसको शुरुआत किया गया था 2006 में। अच्छे से भैया पढ़ाओ, महिलाओं को साक्षर कर दो, प्रोत्साहन करो, तो 6,000 रुपए जाते हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में प्रारंभ की गई है। इसके साथ 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम करेंगे आज 250 क्वेश्चंस, है ना। कन्या शिक्षा परिषद की शुरुआत कब की गई है? तो कन्या शिक्षा परिषद की शुरुआत की गई है
2012-13 में कन्या के लिए परिसर बनाया गया है, शिक्षा परिसर बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना। 2012 में कन्या कन्या शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कितने बच्चे जाएंगे? 12 से 13 जाएंगे। 2012 से 13 में शुरू की गई है कन्या शिक्षा परिसर योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान का प्रारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है 2016 से। 16 संस्कार हुआ है ना, 16 संस्कार से संबंधित है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में प्रारंभ किया गया है। मातृत्व लाभ अभियान 1961 में संशोधन कब किया गया है? जो मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961, इसमें संशोधन किया गया है 2017 में। कब किया गया है? 2017 में किया गया है। सबला योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे प्रारंभ किया गया है। जो सबला योजना है इसको कब प्रारंभ किया गया है? 2011 में। सबला योजना कब आई है? 2011 में आई है। भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनबाड़ी एवं 2.0 के रूप में कब पुनर्गठित किया है? तो भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में क्रियान्वित किया है 2021-22 में। आंगनबाड़ी को 2 से 1 करके सक्षम बनाना है और पोषण देना है। 2.0 पोषण अभियान प्रारंभ किया है 2021 से 22 के बीच में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किस धारा में मातृ वंदना योजना का वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 है, इसके अंतर्गत बात की गई है मातृ वंदना योजना की। और ये किस में की गई है? तो 4 में की गई है। चारों तरफ हम माताओं का क्या करेंगे? वंदन करेंगे। चारों तरफ माताओं का वंदन करेंगे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में मातृ वंदना योजना का वर्णन किया गया है धारा 4 में। लालिमा योजना में पात्र बच्चों की आयु क्या होती है? जो लालिमा योजना है इसकी शुरुआत की गई है 2016 में और इसमें जो पात्र बच्चे होते हैं उनकी आयु 6 से 10 वर्ष तक होती। कितनी होती है? 6 से 10 वर्ष तक होती है। ICMR का मुख्यालय कहाँ है? जो ICMR है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में ICMR का मुख्यालय है। ICMR की स्थापना कब की गई थी? तो ICMR की स्थापना की गई थी 1911 में। 1911 में इसकी शुरुआत की गई थी ICMR की। खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिकारी 2006 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिकारी 2006 के अंतर्गत इसमें 101 अध्याय और 101 धाराएं और 12 अध्याय हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिकारी 2006 के अंतर्गत 12 अध्याय और 101 धाराएं हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 का में किया गया है। कहाँ पे किया गया? 21 का में किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन सा आदेश पत्र प्रस्तुत कर सकता है? कौन कर सकता है? तो इसमें जो व्यथित व्यक्ति होता है, संरक्षण अधिकारी होता है, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति, सभी कोई भी कर सकते हैं। तो घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 12 में कहा गया है कि आदेश पत्र प्रस्तुत कर सकता है कौन? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी व्यक्ति। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर का कौन सी सजा नहीं दी जाएगी? जो किशोर हैं उनके लिए कौन सी सजा नहीं दी जाएगी? तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 में कहा गया है कि बच्चों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। कि जो किशोर न्याय है बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम है 2000 का विस्तार कहाँ पे है? तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कौन सी धारा में कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बात की गई है धारा 9 में। 9 देवियां ले जाएंगी और खूब पटक पटक के मारेंगे। तो 9 में दिया गया है कारावास और जुर्माने का प्रावधान। नवजात शिशु की त्वचा
पर उपस्थित जो मक्खन जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मक्खन जैसा जो पदार्थ लगा होता है बच्चे में उसे कहा जाता है वेनिक्स कॉजियोसा। वेनिक्स कॉजियोसा कहा जाता है। बच्चे की त्वचा पर मक्खन जैसा जो पदार्थ लगा होता है उसे कहा जाता है वेनिक्स कॉजियोसा। नेक्स्ट आते हैं स्तन काल में प्रारंभ 6 माह के दौरान महिलाएं लगभग कितना दुग्ध स्रावित करती हैं? तो स्तनपान के समय 6 माह तक जो माताएं होती हैं कितना दुग्ध स्रावित करती हैं? तो इनके द्वारा स्रावित किया जाता है 600 मिलीलीटर। कितना? 600 मिलीलीटर दूध का स्रावन करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे पाई जाती है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये पाई जाती है मूत्राशय के नीचे। मनुष्यों की कोशिका में केंद्रक के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो केंद्रक में कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़ गुणसूत्र पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा का पाचन होता है ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। मानवों में आहार नाल का निम्नलिखित में कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो आहार नाल का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो ये है मलद्वार। मुख गुहिका जो बक्कल कैविटी होती है इसमें मानव तंत्र का हिस्सा होता है। तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। जो हमारी बक्कल कैविटी है यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। जो पाचक एंजाइम लार होती है उसमें क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम। हमारी जीभा पर अभिग्राही या जो रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं? जो रिसेप्टर होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है किनका? रस संवेदी। क्या है होते हैं ये? रस संवेदी होते हैं रिसेप्टर। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि। ये क्या होती है? बाहर स्रावी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष, अधिवृक्क और थायराइड। निम्नलिखित में से डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है हमारा एस्ट्रोजन। यह डिंब ग्रंथि हार्मोन से संबंधित है। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा और चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो हमारा होता है एड्रेनलिन हार्मोन। यह तनाव को समायोजित करने में सहायता करता है। जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधित, शर्मिंदा या फिर चिंतित होता है तो उसके तनाव को समायोजित करता है कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है जो कि गर्भाशय में संकुचन और गर्भस्थ ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा को विस्तरण में उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका वाले जो निषेचित अंडा होता है इसे कहा जाता है युग्मनज। युग्मनज कहा जाता है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजेल डैश का स्रावन किसके द्वारा होता है? जो मादा हार्मोन है एस्ट्रोजेल इसका स्रावन किया जाता है अंडाशय से। कौन करता है? अंडाशय करता है एस्ट्रोजेल का स्रावन। माताओं में गर्भस्थ अवस्था की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचित नहीं होता तो गर्भावस्था की भित्ति की मोटी परत निस्तरित होकर रक्त के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मासिक धर्म या रजोधर्म। नीचे दी गई तालिका है इसमें गर्भ निरोधक की 4 विधियां बताई गई हैं। निम्नलिखित में कार्य करने के तरीके को दर्शाया गया है। जो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। पहले आती है कॉपर्टी। यह अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचने देती।
मुख की गोलियां, यह शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंच पाते। कॉन्डम, यह रोपण रोकता है। और नलिका, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत गलत कर रही हूँ। हाँ देखो, इसमें क्या होता है, जो कॉपर टी होती है, कहाँ गया ऑप्शन, जो कॉपर टी होती है यह निषेचन रोकती है। मुख की गोलियां होती हैं, यह रोपण को रोक देती हैं। कॉन्डम, ये क्या करता है, शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंचने देते। और नलिका उच्छेदन, यह अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचने देते। बढ़ती भ्रूण की धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो ये है अंडाशय, गर्भाशय। कौन है, गर्भाशय, अंडाशय नहीं, गर्भाशय। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा है और यदि 1600 क्वेश्चन आपको एक साथ चाहिए हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।